मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया ना। कल आपने पावर शेयरिंग शुरू किया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आया। डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो कल हम बात कर रहे थे केस स्टडीज़ की। वो थी, एक हमने की बेल्जियम और दूसरी हमने की श्रीलंका की। बेल्जियम एंड श्रीलंका की। अब मज़ेदार बात यह है कि यहाँ भी डेमोक्रेसी और वहाँ भी डेमोक्रेसी, यानी बेल्जियम में भी डेमोक्रेसी थी और श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी। दोनों में डेमोक्रेसी के बावजूद दोनों जगहों पे कन्फ्लिक्ट तो अराइज हुआ, बट बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहाँ कोई फाइट नहीं हुई और वहाँ पर सिविल वार हो गई। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि बेल्जियम वालों ने अपनी जो पावर थी उसको शेयर किया और सबको बांटा, शेयर किया, पावर शेयरिंग हुई तो लड़ाई से बच गए। और श्रीलंका में मेजॉरिटी जो थी उसने डोमिनेंस बना के रखा, तो उसकी वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी सिविल वार हो गई। तो लेट अस स्टार्ट विद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। उसी से हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पावर शेयरिंग। तो देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डेमोक्रेसी को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला क्या है? पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी आप सबको पता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हम लोग गवर्नमेंट के नुमाइंदे चुनते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको वोट देते हैं, उनको इलेक्शन में जितवाते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और वही गवर्नमेंट जाके हमें रिप्रेजेंट करती है और वो पूरी पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। इनडायरेक्टली वो पॉलिसीज़ किसकी होती हैं? हमारी ही होती हैं, है ना? तो वो क्या है? आवर पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। दूसरा प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का क्या है? पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। जो अभी मैंने बात की कि गवर्नमेंट जो चलती है सेल्फ गवर्नेंस से चलती है, यानी कि जो हमने चुने उन्होंने ही सरकार बनाई। तो सेल्फ गवर्नेंस हुआ ना, हमारी ही गवर्नेंस हुई। इक्वल शेयर टू पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, क्योंकि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने होते हैं वो सारे आम लोगों से उठ के गए होते हैं। तो उनमें अलग अलग डिविजन्स के लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ के लोग होते हैं। तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जब होती है तो सबको एक बराबर का शेयर मिलता है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस हो, चाहे वो लैंग्वेज बेस हो, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल एंड power sharing plays an important role and power sharing is desirable also. अब power sharing is why desirable? Desirable means इसकी importance। तो दो चीज़ें हैं। पावर शेयरिंग से क्या होता है? It reduces conflict between social groups and ensures stability. फॉर एग्जाम्पल जैसे बेल्जियम में हुआ, ये बात मैं कर रही हूँ, मैंने आपको कल क्वेश्चन भी पूछा था प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, तो वही प्रूडेंशियल रीज़न है ये कि पावर शेयरिंग से क्या होता है? इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स को जब बराबर एक जैसा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है तो क्या हो जाता है? उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि उनके मसले सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो इनहेरेंट क्वालिटी है वो पावर शेयरिंग ही है। अब बात आती है पावर शेयरिंग, इट्स टाइप्स और यू कैन से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम आते हैं, 4 तरह की पावर शेयरिंग होती है। हमारे इंडिया की बात करें तो वो 4 तरह की पावर शेयरिंग क्या है? नंबर 1 पे एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सोशल ग्रुप्स पावर शेयरिंग अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है? अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे, ठीक है ना, मतलब एक बराबरी पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वर्टिकल मीन्स ऐसे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। आपने मैथ में भी पढ़ा। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हम इंडिया की एग्जांपल लें तो उसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर होता है, एक तरह से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है अमॉन्ग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अमॉन्ग 3 ऑर्गन्स, दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर? इतनी पावर होती है
वहाँ के लेजिस्लेटर में जो लोग होते हैं वो क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। और वो लॉ जो है वो तब तक मान्य नहीं होता, कोई भी बिल जब पास होता है, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपनी स्टैंप नहीं लगा देता, यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होती है, वो जो लॉ बन जाता है तो उसको एग्जीक्यूट जो करते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। जैसे आप हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीसीज हैं, या बड़े फाइनेंस सेक्रेटरीज वगैरह जो होते हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव का जो मेन लेवल जो हो गया वो हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। तो वो सारे इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशरी क्या करती है, वो जितनी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको सॉल्व करती है। यानी कि जो भी मसले, मतलब सुप्रीम, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है या स्टेट लेवल पे जैसे हाई कोर्ट है, तो ये तीनों मिलके एक तरह से इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है। और ये डिवीजन ऑफ पावर क्या करता है, किसी को भी आर्बिट्रेरी नहीं बनने देता, किसी को हिटलर नहीं बनने देता। मतलब एक दूसरे पर ये चेक रखते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं, है ना। समझ आया आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसी तरह से दूसरे नंबर की पावर शेयरिंग है वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये वर्टिकल जो पावर शेयरिंग है, जैसे मैंने ये लाइन लगा खींची है, आप देख भी सकते हो, ये लाइन मीन्स एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है तो उसके आगे लेवल्स क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, उससे नीचे आ जाओ, यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी हैं, है ना, वो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है। ये फेडरल सिस्टम भी होता है, यानी फेडरेशन, मतलब कि यूनिट्स में डिवाइड करना कंट्री को। तो यूनियन गवर्नमेंट, फिर उससे नीचे आ जाए तो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, पक्का ध्रुव इस समय आंसर जरूर देता, चलो मैं ही बता देती हूँ। यूनियन अभी जो लेटेस्ट उसके हिसाब से स्टेट्स कितनी हो गई है, 28, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 8। पहले 7 थी, अब ये J&K, पहले 6 थी, अब J&K और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज बन गई, तो 8 हो गई, और स्टेट्स हमारी कम हो गई, 27 रह गई, 28 हो गई हमारी स्टेट्स। देन यूनियन गवर्नमेंट, इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में पावर होती है, मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। उसके बाद नीचे लेवल पे आ जाओ, थर्ड लेवल पे सबसे नीचे तो लोकल गवर्नमेंट, जैसे 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पंचायत्स को भी पावर्स दी गई हैं। तो इस तरह से ये वर्टिकल लेवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जो हमारी नीचे वाली गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी की सारी किसको सबॉर्डिनेट करती हैं, ये सब की सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जैसे मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेन मुद्दा, खासकर जो कंट्री से रिलेटेड है, उस पर डिसीजन जो ली जाती है वो सबको माननी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर का लेवल आ जाता है सोशल ग्रुप्स। ये क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसकी सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल हमने बेल्जियम की देखी। बेल्जियम में क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी उन्होंने। तो वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज़ थी, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन्स थे। तो उन सब की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन सब की जितनी भी जो कंडीशंस थी, उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। तो वो क्या आ गया, सोशल ग्रुप्स। इसी तरह से अगर आप इंडिया की एग्जाम्पल देखो तो हमारे इंडिया में जो रिजर्वेशन दी गई है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को, जैसे ST, SC, OBC, तो ये जो रिजर्वेशन है ये क्या किया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उनको रिजर्वेशन देकर सोशल ग्रुप्स को कन्फ्लिक्ट ना होने से बचाया गया है। लास्ट में हमारा चौथा जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। अब सोचो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो इलेक्शन होती है ना, तो एक कोई भी पार्टी उसको पूरी तरह से मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, बहुमत नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो किसी, जैसे स्टेट में है तो किसी लोकल पार्टी के साथ कोलिशन करते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, तो वो पावर उनकी अलग अलग पार्टीज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे जब UPA गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के साथ बहुत सारी पार्टीज़ मिली हुई, तो वो सारी पार्टीज़ पावर शेयर कर रही थी। इसी तरह से जो हमारी अभी जो गवर्नमेंट है उसमें भी कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो वो मिलकर, जैसे चिराग पासवान की जो पार्टी है, तो वो पावर शेयरिंग वहाँ पर होती है। तो इस तरह से अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर शेयरिंग होती है। तो आई होप आपको पावर शेयरिंग के
फॉर्म्स या टाइप्स समझ आए होंगे। तो अब जब हम कंक्लूड करने पे आते हैं तो हमें अपने जम्मू कश्मीर की बात भी करनी पड़ती है, वो ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी पावर शेयरिंग का चक्कर है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, हो सकता है हमारा ये कंसेप्ट अब पूरा चेंज होगा। अभी तक इलेक्शंस नहीं हुई हैं, अभी यहाँ पर गवर्नर रूल टाइप ही है, यूटी बनी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे मुर्मू जी। तो लेकिन जो उस समय में जम्मू कश्मीर की पावर शेयरिंग की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन थी वो मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रोविजन ऑफ पावर शेयरिंग आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के। जो जे.एंड.के का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ था कि यहाँ की पावर शेयरिंग कैसी है। उसमें आर्टिकल 50 है जिसके अकॉर्डिंगली लेजिस्लेटिव काउंसिल में 36 मेंबर्स हैं होंगे, ये उनका मानना था और चल रहा था ऐसा। 36 मेंबर्स हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे जे.एंड.के की। तो उसमें से पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था, 11 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर, इनमें जो 11 है उनमें 1 ईच फ्रॉम लद्दाख एंड करगिल, जो अब आप निकाल ही दीजिए बाहर, तो यानी पीछे बच गए 9। अब जो नया सिस्टम बनेगा उसके अकॉर्डिंगली वो अलग से बनाएंगे जब नई असेंबली इलेक्शंस होंगी। मैं आपको पुराने के हिसाब से समझा रही हूँ। 11 थे कश्मीर में जिनमें से एक रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को मिलती है, एक करगिल को पावर शेयर होता है। जम्मू प्रोविंस में 11 जिसमें से एक 1 ईच फ्रॉम डोडा एंड पुंछ, एक डोडा से और एक पुंछ से, है ना। उसके बाद 2 मेंबर्स कहाँ से चुने जाते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स टाउन एरिया कमेटी से, जो हमारे मेयर वगैरह होते हैं ना, तो इनमें से इन सब में से 2 लोग चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। वो अपनी मर्जी से वोट के हिसाब से होता है, उनमें से कोई 2 चुने जाते हैं, मतलब कि सिटीज़ में से। इसी तरह से 4 इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड अदर लोकल बॉडीज। जैसे शहरों में म्यूनसिपल लिमिट से 2 चुने जाते हैं, इसी तरह गाँव में पंचायतों से कितने लिए जाते हैं, 4 मेंबर्स चुने जाते हैं। तो बाकी बच्चे 8 जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 8 मेंबर्स कहाँ से लिए जाते हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस मीन्स जैसे SC ST से कोई रिनाउंड पर्सनस हैं, गवर्नर उनको उनका नेम जो है वो सजेस्ट करते हैं। या फिर अगर वहाँ से आप उनको कोई ना मिले तो रिनाउंड कोई आर्टिस्ट, जैसे जिसने अपनी स्टेट के लिए बहुत सारा काम किया है, जिसने कोई लिटरेचर में कोई अवार्ड्स वगैरह, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा है, किसी ने साइंस में बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ किसी ने आर्ट के क्षेत्र में कोई मतलब बड़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह जैसे ड्राइंग या और ऐसे वाला जो आर्ट क्रिएचर जो भी होता है उसमें अगर कोई इंटरनेशनल रिनाउंड पर्सन है तो उसको भी गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। तो इस तरह से 11 फ्रॉम कश्मीर, 1 ईच फ्रॉम लद्दाख एंड करगिल, 11 फ्रॉम जम्मू, 1 ईच फ्रॉम डोडा एंड पुंछ, 2 members from municipal councils and town area committees, 4 elected by members of panchayats and other local bodies, 8 nominated by the governor from socially and educationally backward classes are renowned persons related to science, art, etc. One more thing, 4 which are elected by members of panchayats are 2 from Kashmir and 2 from Jammu. As there are 11 from Kashmir and 11 from Jammu, similarly they are equally divided, 2 from in Panchayat case, 2 from Kashmir and 2 from Jammu, and similarly these 2's, 1 from Kashmir, 1 from Jammu. So this was overall power sharing in India and in J&K. So I hope you have understood all the material. तो कोई बाकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी वो हम लेटर ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। विद दिस द लेसन कंप्लीट्स। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।